खुशामदीद। आज इतवार का दिन है और सुबह के 8:35 से ज़्यादा वक्त हो गया है। 2-3 मिनट आज लेट है, इसलिए पहले ही आपसे माजरत ख्वाह है। और जब हम आज इतवार के दिन आपके सामने आ रहे हैं तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको सुबह सुबह जब आप टीवी के सामने हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, अखबार आपके सामने होंगे, तो आपको तज्जिया बताएं, तबसरा बताएं, ख़बर अंदर की भी बताएं और ख़बर बाहर की भी बताएं, यानी ज़राया की भी खबर बताएं और सरकार जो कह रही है उसकी भी बात आपको बता दें। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल पर हमारी गहरी नज़र रहेगी, बल्कि दिल्ली से लेकर सरहद पार तक क्या कुछ चल रहा है आपको पल पल का अपडेट बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ 10 बजे तक और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी हमारी नशरियात आप देख सकते हैं। जहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप बराह रास्त नशरियात को देख रहे हैं, यूट्यूब पर आप हमारी नशरियात को देख रहे हैं, वहीं पर वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा। वहाँ पर आप अपने हालात, अपने वाक़ात अगर कुछ बयान करना चाहते हैं तो वो ज़रूर तहरीर कीजिएगा, वो हम तक ज़रूर आएंगे। और आपसे वादा कि जो कुछ आप तहरीर करके भेजेंगे उसे हमारे सोशल मीडिया पर भरपूर जगह मिलेगी। और अगर कुछ तस्वीर या वीडियो ऐसी हो जो चलाने के लायक हो तो उसे टीवी पर भी ज़रूर चलाया जाएगा। तो उम्मीद है कि सोशल मीडिया के साथ साथ टीवी पर आप बने रहेंगे। हमारे साथ तीसरे पड़ाव पर आएंगे 9:35 के बाद, तो आप और हम गुफ्तगू करेंगे, बात आपकी होगी, मुलाकात का सिलसिला भी चलेगा, यानी फ़ोन लाइन मुलाकात का सिलसिला भी होगा। तो फिलहाल खबरों के सफ़र को बढ़ाते हैं आगे और आपको बताते हैं कि माजी में आज के दिन यानी 15 मई को क्या कुछ हुआ था, और 15 मई की याद को ताज़ा करवाएंगे मेरे साथी गौहर कुचे। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक। और तो प्रोग्राम की शुरुआत में तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 15 मई है और आज के दिन क्या कुछ हुआ है, कुछ अहम वाक़ात, कुछ अहम मालूमात जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। जी हाँ नाज़रीन, आज 15 मई 1853 में लंदन में तीसरा रॉयल ओपेरा हाउस का इफ्तिताह हुआ है। और आज ही के दिन यानी कि 15 मई 1918 में अमेरिकी पोस्ट ऑफिस ने दुनिया की पहली ईमेल सर्विस शुरू की है। और आज ही के दिन यानी कि 15 मई 1940 में जर्मन फौजियों ने एम्स्टर्डम और शुमाली फ्रांस पर कब्जा कर लिया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1957 में 15 मई 1957 में बरतानिया ने पहले हाइड्रोजन बम का तजुर्बा किया है। और आज ही के दिन 1958 सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 3 नामी सैटेलाइट खुला में छोड़ा है, वो आज ही का दिन था 15 मई। और 15 मई 1988 में 8 साल जारियत के बाद रूसी अफवाज की अफगानिस्तान से वापसी हुई है। और आज ही के दिन 1991 में यानी कि 15 मई 1991 में अचीत त्रीसा फ्रांस की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। और आज ही के दिन 1859 में पेरिकीवी फ्रांस तिबियात दान नोबल इनाम याफ्ता की पैदाइश हुई हैं, वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी कुछ चंद अहम मालूमात, चंद अहम वाक़ात जो हम आपके साथ शेयर की हैं। बाज़ाब्ता तौर पर ख़बरों की शुरुआत करेंगे और ख़बरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जी, खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं कि आज लाउड स्पीकर वाला मामला जहां पूरे मुल्क की कई रियासतों के अंदर ज़ोरों शोरों से चल रहा है, मामला अदालतों तक चला गया, सियासी बयानबाजियां तेज़ हो रही है, वहीं पर अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये मामला सरहदें पार करते हुए जम्मू कश्मीर तक भी पहुंच चुका है। जी हाँ नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस मामले ने दस्तक दी है और कल बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर इस मामले की गूंज सुनाई दी गई है। लाउड स्पीकर के मामले पर कल बाज़ाब्ता तौर पर जो मामला सामने आया है कि बीजेपी काउंसलर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक करारदाद मुँह की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि शहर के अंदर से यानी म्युनिसिपल हदूद के अंदर से सभी इलीगल लाउड स्पीकर्स को हटाया जाए। और जो बाबाए शहर जम्मू है चंद्रमोहन गुप्ता, उनका मानना है कि मामला उनकी नोटिस में आ चुका है और इसे इसको पूरी तौर पर देखा जाएगा, यानी पहले इस पर डिस्कशन होगी, डिबेट होगी और अगर मंजूर हुआ तो कानून की हैसियत से इस पर अमल भी किया जाएगा। याद रखिएगा कि मुल्क के अंदर इस वक्त इस पूरे मामले पर कई बार गहमा गहमी भी देखने को मिली है, जहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर हज़ारों लाउड स्पीकरों के वॉल्यूम को डाउन कर दिया गया या उतारा गया। अब ये मामला आहिस्ता आहिस्ता करके जम्मू कश्मीर पहुँचा है और वार्ड नंबर 3 जम्मू के जो काउंसलर हैं उन्होंने ये करारदाद मुँह की है कि ये जितने भी लाउड स्पीकर्स हैं इनको हटाया जाए। ये मामला कब सामने आ रहा है जी?
जब कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हिलाकत हुई है और उसके बाद कई बयानात और काउंटर बयानात सामने आ रहे हैं, और इसी बीच शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट संजय राउत का बयान सामने आया जिन्होंने ये कहा कि हनुमान चालीसा अगर पढ़ा जा सकता है लाउडस्पीकर के बिना भी, तो तब भी हनुमान भगवान जो है वो इसको सुन सकते हैं, और इसी तरीके से अगर नमाज बिना लाउडस्पीकर के पढ़ी जाए तो अल्लाह उसको सुन लेता है। जहां ये बयानात आ रहे हैं, वहीं पर बयानों के सिलसिले में अब जम्मू से इसका रिएक्शन आना शुरू हो गया है। जम्मू के कई सियासी जमातों ने इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की और कहा कि जो बुनियादी मामले जम्मू कश्मीर के हैं उन पर तवज्जो हटाने के लिए इस तरीके के मामलों को लाया जा रहा है ताकि लोग इसमें उलझे रहें, और बुनियादी सतह पर जहां पर बिजली, पानी और सड़क का मामला है वो उस पर ध्यान न जाए और आवाम उनसे हटकर इन मामलों की ओर चली जाए। तो बड़ा मामला इस वक्त है जी कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर भी बाज़ाब्ता तौर पर अब वो मामला चला आया है जो मुल्क की कई रियासतों के अंदर हम देख रहे थे कि लाउडस्पीकर वाला मामला, जिस पर कई बार हुकूमतों ने भी फैसला लिया, जैसे उत्तर प्रदेश हुकूमत का एक मुनफरिद फैसला आया, उस पर अमल दरामद सभी तबकों ने किया। जहां मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे गए, वहीं पर मंदिरों से भी लाउडस्पीकरों ने अपनी आवाज़ को कम किया। हमारे साथ इस पूरे मामले पर रविंद्र शर्मा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर है, तर्जमान है, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मुल्क की सियासत सबके सामने है कि किस तरीके से लाउडस्पीकरों को उत्तर प्रदेश से डाउन करवाया गया, दीगर रियासतों में हंगामी बुनियादों पर इस पर मुहिम चलाई जा रही है, और अब आहिस्ता आहिस्ता करके सरहदें फलांगते हुए ये मामला जम्मू तक पहुंचा है। किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं और क्या आपका पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर रहेगा? पहला रिएक्शन। देखिए, पूरी जानकारी तो अभी मुझे नहीं है। कहीं जनरल हाउस में अगर कोई प्रस्ताव लाया भी है तो भाजपा ऐसे प्रस्ताव आगे भी लाती है ना। हमारा हरि सिंह की छुट्टी के प्रस्ताव भी पास किया था जनरल हाउस में और कहीं दिखा नहीं, इसलिए उसकी क्या अहमियत है। लेकिन इस तरह के प्रस्ताव और शरारताना खबरों में रहने के लिए कुछ लोग लाते हैं। उसमें पहले भाजपा का ऑफिशियल रिएक्शन क्या है वो बताएं, और दूसरा ये है कि ये धार्मिक और संवेदनशील मुद्दों पे चर्चा करने के बजाय अगर वो ये देखते हैं कि जो कश्मीर घाटी के हालात हैं, जहाँ पे रोज ब रोज टारगेट किलिंग हो रही हैं, कटरा के बस हादसे का भी अब कहीं टेरर लिंक जो है वो नजर आ रहा है, उसके सच्चाई बताए जा रहे हैं, और जहाँ पानी बिजली की समस्या, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कमेटी सिविक बॉडीज है, और 5 महीने के बाद तो ये मीटिंग होती है जिसका कानून की भी उल्लंघना है, लेकिन उस पर ध्यान न दे करके इस तरह के मुद्दे जो है वो बना करके समाज में, मैं समझता हूँ कि जो सौहार्द है उसके ऊपर शरारत करने का मौका है। मैं समझता हूँ ये संवेदनशील मुद्दे जो हैं इस पे सामाजिक और धार्मिक जो लोग हैं वो आपस में चर्चा करके इन चीजों को सुलझाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक आजादी के साथ साथ ये ठीक है कि ऐसे मामला पे समय समय पे आपस में तालमेल किया जा सकता है, क्योंकि हर धर्म में इस तरह का इस्तेमाल होता है, और इसका अगर कोई शरारताना एंगल से किया जाए और मैं समझता कि इससे देश आगे बढ़ेगा। अभी इसमें चर्चा करेंगे, क्या होता है देखेंगे, लेकिन मेरे कहने का मामला है कि इसमें आम लोगों का जो रोल है म्युनिसिपल बॉडीज का, वो उस रोल को ना निभा करके जम्मू स्मार्ट सिटी की दीवारों का ऊपर स्मार्ट सिटी लिखने से जम्मू स्मार्ट सिटी नहीं हो गया। जो काम इनको करने थे वो ना करके ऐसे मामलात में खबरों में बने रहने के लिए कुछ लोग शरारत करते हैं, और मैं समझता हूं कि इस तरह के मामलात से आपसी स्वार्थ में फर्क पड़ता है। यानी जिस तरीके से कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों का भी रिएक्शन आया, उनका मानना कि देखिए जिस तरीके से काम करना चाहिए था कॉरपोरेशंस का वो दिख नहीं रहा है। जैसे आप भी कह रहे हैं कि बोर्डों तक और सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद रहा है। जम्मू भी अब वो शहर नहीं रहा जो किसी ज़माने में काफ़ी खूबसूरत हुआ करता था। तो ये उन सभी चीज़ों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। तो क्या कांग्रेस भी इसी चीज लाइन को टो कर रही है कि जनाब जो बुनियादी मामले हैं उसको तवज्जो ना देकर इस तरीके के मामले जो बर्निंग इश्यूज अभी देश में लग रहे हैं उनको लाकर भाजपा के खिलाफ जबरदस्त गवर्नमेंट और एक्शन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल बॉडीज का यहाँ पे टोटल फेलियर नजर आता है। और जनरल हाउस की मीटिंग में आज बात आता है, जो कानून का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट कहता है उसकी सरासर उल्लंघना है।
कि कश्मीर में जनरल हाउस की मीटिंग होती है, लेकिन जम्मू में कोरोना के बहाने से 2 साल मीटिंग नहीं होती। फिर उसके बाद 5-5 महीने लग जाते हैं मीटिंग करने, क्योंकि ये फेस नहीं करते। और क्योंकि वहाँ जो कारपोरेटर हैं, अपोजिशन के कारपोरेटर काउंसलर हमारे के कम ही हों, लेकिन कुल मिलाकर के जॉइंट अपोजिशन के लोग जो हैं वो काफी संख्या में आम बुनियादी जो लोगों के मुद्दे हैं उन पे इनको घेरते हैं, इसलिए ये भागते छुपते फिरते हैं। और जब कोई रेजोल्यूशन लगता है तो कभी नामकरण के नाम पे रेजोल्यूशन आते हैं, कभी इस तरह के मुद्दों में करना आते हैं। ये काम जो है वो सरकारों के हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, और उनके काम नहीं है। बुनियादी सुविधाएं सिविल बॉडी जो है उनका काम है लोगों को जन सुविधाएं देना, लेकिन उसमें तो काफी हद तक ये कॉर्पोरेशन फेलियर है। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का इल्जामात है, करप्शन के चार्जेस है, और बहुत हाउस में भी ओपन करप्शन के चार्जेस लगे हैं बहुत सी बातों पे। इसलिए इन विवादी मुद्दों से हट करके अगर जन सुविधाओं की तरफ ध्यान देंगे तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा जी ज्वाइन करने के लिए और बताने के लिए कि बुनियादी मामला जो है अगर उसकी ओर तवज्जो दी जाए तो शहर स्मार्ट होगा। सिर्फ इश्तिहार लगाने से या बैनर चढ़ाने से न तो स्मार्ट सिटी बनती है और ना ही मामले बेहतर होते। फिलहाल खबर आपके सामने है कि किस तरीके से जी जो मुल्क के कई रियासतों के अंदर स्पीकर वाला मामला था, लाउड स्पीकर वाला मामला, वो जम्मू में दस्तक दे चुका है और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर करारदाद आई है, जिसको ये माना जा रहा है कि आईन और कानून की रूह से इस करारदाद पर देखा जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो बहस होगी, कानून अपना काम जरूर करेगा। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की भी आपको बताते हैं, क्योंकि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD का इजलास कल मुनक्किद हुआ था और कल ही उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। ये पहला मौका होगा कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन एक साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर जाकर उनसे जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू करना चाहते थे। और अब खबर यह है कि कश्मीरी पंडित राहुल की किले हलाकत के बाद आज 11:30 बजे का वक्त दिया गया है पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात करें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारगामी, मुजफ्फर हुसैन शाह वफ्द का हिस्सा बनेंगे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ पहली बार इस संजीदा मामले पर गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चले कि आज PAGD यानी कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के मेंबरान की LG से मुलाकात है। राजभवन में करीब 11:30 बजे ये मुलाकात होगी। कल भी फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात से कबल ही जो कश्मीरी पंडितों का एक वफद है उनके साथ मुलाकात हुआ और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ का उनके सामने पेश किया है और साथ ही साथ ये भी मांग दोहराई है कि उन्हें वादी से बाहर मुंतकिल किया जाए, उन्हें वहाँ से पोस्टिंग की जाए वादी से बाहर। वो उसके लिए तैयार है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मास रिजिग्नेशन भी दे सकते हैं। कल PAGD मेंबरान के साथ जब मीटिंग हुई तो उसके बाद ही PAGD के तर्जुमान की जानिब से मीडिया के साथ बात की और इन बातों का खुलासा हुआ। लेकिन आज राजभवन के अंदर LG से मुलाकात होगी और साथ ही साथ जो हलाकतें हुई हैं, टारगेट किलिंग हुई है, चाहे हम रियाज अहमद ठोकर की बात करेंगे या राहुल भट्ट की बात करेंगे या दीगर जितने भी सिविलियन की हलाकतें हुई हैं पिछले कई माह के दौरान और मौजूदा सूरत हाल जो वादी कश्मीर के अंदर है उसको लेकर आज LG को आगाह किया जाएगा। ये कल ही कहा गया था और तकरीबन 11:30 बजे आज राजभवन के अंदर मुलाकात होगी। गालिबन पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जहां तक मुझे याद है कि पहली बार इस तरीके से ऑफिशियल मीटिंग करने जा रहे हैं जहां पर वो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ तबादले ख्याल करेंगे। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा जब LG ऑफिस की हो रही है, कश्मीरी पंडितों की हो रही है, तो एक और खबर भी सामने आ रही है, क्योंकि आज पूरा दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर सुर्खियों में रहेगा। और इस वक्त की एक और अहम बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि कश्मीरी पंडित जो वादी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुकीम हैं, उन्होंने अपने एहतजाजी दर्दों को जारी रखने का ऐलान कर दिया है और साथ साथ ये भी मांग कर दी है कि कश्मीरी पंडितों के लिए बाज़ाबात करी पैकेज को उस तरीके से बनाया जाए जहां पर उनकी इज्जत नफ्स पामाल ना हो और जहां पर उन्हें उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन हो सके। इधर खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पूरे मामले पर वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ मुलाकात करने का फैसला लिया है और आज रविंदर रैना, भारतीय जनता पार्टी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के जो सदर है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से 10:30 बजे मिलने जा रहे हैं। यानी सीधी बात कि 11:30 बजे का वक्त दे दिया गया है
पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जिसकी सरबराही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती उसमें रहेंगी। साबिक मेंबर असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी रहेंगे और कुछ और अरकान वहां पर रहेंगे। वहीं पर बीजेपी का आला सती वफ्द भी, जिसकी सरबराही रविंदर रैना करेंगे, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात 10:30 बजे कर रहे हैं। ये बात इंतहाई अहम है कि ये मुलाकातें कब हो रही है, जब कश्मीरी पंडित माइग्रेंट, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर के अंदर है, सेंट्रल कश्मीर बडगाम के अंदर है, साउथ कश्मीर के अंदर है, या किसी और मकाम पर भी है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वो लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि उनकी इज्जत नफ्स और उनकी जानों की सलामती के हवाले से माकूल और मुनासिब निज़ाम को हाथ में लिया जाए। और लगातार कश्मीरी पंडित जो है वो एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज 10:30 बजे रविंदर रैना, भारतीय जनता पार्टी के जो सदर हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और उससे पहले खबर यह है कि मामला वजीर दाखिला की नोटिस में भी लाया गया है। और इस बीच कश्मीरी पंडित, चाहे वो शेखपुरा बडगाम के अंदर हो, बारामूला के अंदर हो, कुपवाड़ा के अंदर हो, या साउथ कश्मीर के विस्सू के अंदर हो, लगातार वहां पर एहतजाजी धरनों का सिलसिला जारी रखने का ऐलान किया गया है। सईद तजम्मुल हमारे साथ है। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आज 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और गवर्नर एलजी हाउस जो है वो आज बिल्कुल सुर्खियों में रहेगा, राजभवन आज सुर्खियों में रहेगा। पहले वक्त जाएगा बीजेपी का, जो डेलीगेशन की सूरत में जाएगा और वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ मुलाकात करके मौजूदा सूरत हाल से उन्हें रूबरू करवाया जाएगा। 11:30 बजे पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का वक्त जाना है और दोनों ने ऑफिशियल ब्रीफिंग का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन जो बीच का मामला है वो ये है कि कश्मीरी पंडित जो अभी भी इस बात पर बज़िद है कि उनका एहतजाज जारी रहेगा जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अज खुद उनके साथ मुलाकात ना करें या उनके जो बुनियादी मामलात हैं उन्हें हल करने की कोशिश ना की जाए। सबसे पहले जानना चाहेंगे, कल जो हम शेखपुरा के अंदर सिट इन देख रहे थे, कल 4 बजे से वो कंटिन्यूसली रात देर गए तक बैठे थे। बारामूला में कल हमने इसी तरीके का एहतजाजी मुजाहिरा देखा, कुपवाड़ा के अंदर इसी तरीके का सिलसिला देखा। तो क्या आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा या आज ये सिलसिला थमते हुए कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि सबकी नजरें लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर पर मरकूज है? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। जम्मू कश्मीर में राहुल भट्ट की हिलाकत ने बड़ा नया रुख इख्तियार किया, क्योंकि जहां एक तरफ पीएम पैकेज 2008-2010 के बाद बेशतर पंडित, मुलाजमीन, खवातीन, मर्द जिनमें शामिल हैं, श्रीनगर और दूर दराज इलाकों में इनकी तैनाती एक बड़ा मौजूद बहस बना हुआ है। राहुल भट्ट की हिलाकत के बाद उसकी फैमिली ने आज बड़ा इंकशाफ किया। उनकी अहलिया ने कहा कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बडगाम से राब्ता कायम किया उनके तबादले के, क्योंकि पहले ही खतरा था कि शायद चाडोरा ज्यादा सेफ नहीं है, उन्हें बडगाम तैनात किया जाए। ये एक मौजू है। दूसरी, आज भी एहतजाजी मुजाहिरे, क्योंकि बेशतर मुलाजमीन जो हैं इतवार की वजह से अपने अपने घरों में हैं और कई एक मुलाजमीन ने शेखपुरा और मुतअद्दिद इलाकों में अपने उस ट्रांजिट कैंप के अंदर ही, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स के अंदर ही एहतजाजी मुजाहिरों का प्रोग्राम रखा है। लेकिन दूसरी तरफ सियासी नवियत में क्या कुछ करने जा रहे हैं, पीएचईडी भी इसी सिलसिले में मुलाकात कर रही है। हालांकि 4 अगस्त 2019 के बाद किसी भी बड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के किसी भी बड़े नेता या छोटे नेता की लेफ्टिनेंट गवर्नर या दिल्ली से अलग कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। बड़ी मुस्बत सोच के साथ पीएचईडी 11:30 बजे मुलाकात कर रही है। राहुल भट्ट के बाद जो कश्मीरी तलबा बैरूनी रियासत और बैरूनी मुल्क और मुख्तलिफ इलाकों में जेर तालीम है, हॉस्टलों में है, कि ऐसा ना हो कि इसकी दूसरी रंगत सामने आ जाए। पीएचईडी ने फैसला किया कि अब कुछ देर बाद 11:30 बजे एलजी से जम्मू कश्मीर में इस जो किलिंग्स है उस पर बातचीत करेंगे। बीजेपी ने भी अभी कुछ देर पहले प्रोग्राम दिया, 11:15 बजे ही रविंदर रैना ग्रैंड पैलेस के बाहर, ललित के बाहर जरा अबला के नुमाइंदों को बातचीत करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जब आप पंडितों की बात करते हैं तो पंडितों के 2 अहम मुतालबात हैं, या तो जो आपके इंटीरियर एरियाज हैं या जो एक्सटर्नल एरियाज हैं वहां से आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मुलाजमीन का तबादला किया जाए। मिसाल के तौर पर तहसील चाडोरा के मुलाजमीन को डिप्टी कमिश्नर बडगाम के साथ मुंसलिक किया जाए। दूसरी बड़ी अहम फरियाद जो इस वक्त सरकारी मुलाजमीन पंडित महाजरीन की है, या तो उन्हें जम्मू ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि जम्मू में हालात कदर मुख्तलिफ है। और आज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से इन मुलाकातों के बाद, जिस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर इन मुलाकातों को
और पंडितों तक रीच आउट प्रोग्राम के तहत खुद जाएंगे, एक बड़ा मामला होगा। हमें भी पूरा दिन इस खबर पे इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए, बताने के लिए कि क्या कुछ सूरत हाल है। फिलहाल इस खबर के हवाले से एक और खबर, ज़िमनी खबर भी है हमारे सामने। कल हमने आपको बताया था कि सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर SIT का ऐलान कर दिया है राहुल भट्ट की हिलाकत को लेकर, लेकिन अब SIT के अंदर कौन अफसर होंगे और कैसे ये काम करेगा, इस हवाले से सरकारी ज़रा ने इसकी वजाहत भी कर दी है। चादुरा टारगेट किलिंग के मामले पर इंतजामिया हरकत में है। DIG रैंक के ऑफिसर की सरबराही में SIT को दे दिया गया है तश्कील। हिलाकत के हर पहलू पर होगी जांच और साथ साथ न सिर्फ इतना होगा बल्कि SSP बडगाम भी कमेटी के अरकान में शामिल कर दिए गए हैं। हमारे जो ज़राया हमें बता रहे हैं कि चादुरा किलिंग को लेकर सरकार ने DIG रैंक के अफसर की तैनाती कर दी है कि वो SIT को हेड करेंगे। और अभी जो ज़राया हमें बता रहे हैं कि DIG सेंट्रल कश्मीर जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं वो इसको हेड करेंगे और राहुल भट्ट की हिलाकत के हर पहलू को देखा जाएगा। जहां DIG इसको हेड करेंगे, वहीं पर SSP बडगाम और कुछ सीनियर ऑफिशियलों को भी इसमें जगह मिली है ताकि सिक्योरिटी लैब से लेकर आर्म फोर्स की यानी लोगों की जो मिलिटेंट है वो किस तरीके से तहसील ऑफिस चादुरा तक आए, क्या कुछ रसाई उनकी थी, OGWs का क्या कुछ रोल था, अंदर और बाहर का क्या कुछ रोल था, इन सभी मामलों पर ये SIT जो है वो काम करेगी और अपनी हतमी रिपोर्ट आने वाले दिनों में वजारत दाखिला को भी सौंपी जा सकती है। क्योंकि खबर यह है कि दाखिला वजारत ने राहुल की हिलाकत के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया से भी सवाल पूछे हैं और पूछा गया है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए क्या कुछ किया गया था और क्यों, जब इतने हसास इलाके के अंदर और आसपास इतनी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट भी रहती है तो किस तरीके से मिलिटेंट तहसील ऑफिस तक आने में कामयाब हुए और उसके बाद उन्होंने राहुल पर पै दर पै उनके ऑफिस के अंदर आकर गोली चलाई है। इधर अब खबर यह है कि SIT को हेड करेंगे DIG सेंट्रल कश्मीर और उसके साथ साथ कुछ और मेंबरों को भी इसमें तैनात कर दिया गया है ताकि मुकर्रर वक्त के अंदर ये SIT अपना काम करके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तौर पर रिपोर्ट सामने रख सके। तो चलिए, ये थी SIT के हवाले से खबर। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे। बात अब उस रिपोर्ट की करते हैं जिसके हवाले से हम आपको पिछले एक हफ्ते से लगातार आगाही कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट एक बार फिर सामने आई है और इस रिपोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसमें बच्चों में खून की कमी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है कि बच्चों में जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर जो बात की गई है कि 73% बच्चे जो है जिनकी उम्र जो है 6 साल से कम है उनमें खून की कमी पाई गई है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो ख़वातीन है, ख़वातीन में भी खून की कमी पाई गई है और ये भी माना जाता है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा की कमी की वजह से बच्चों और ख़वातीन में खून की कमी पाई जाती है। रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि जिस तरह से जंक फूड का इस्तेमाल होता है खासकर बच्चों और ख़वातीन में इसकी जो शरह है वो ज़्यादा बढ़ रही है, जिस तरह से बच्चे भी जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़ासकर लड़कियां और ख़वातीन भी जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से खून की कमी बच्चों और ख़वातीन में पाई जाती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो एज ग्रुप 6 से 59 मंथ्स के एज ग्रुप हैं उनमें से 73% बच्चे ऐसे हैं जिनमें से ये खून की कमी पाई जाती है और सबसे 53.8% जो बच्चे हैं, जो लास्ट सर्वे हुआ है उसमें 2015 और 16 की बात करेंगे तो तकरीबन 63.8% बच्चे जिनमें खून की कमी पाई है और तब से लेकर तकरीबन 6 सालों के दौरान इसमें 6 से 7% का यानी कि 20% का इजाफा हुआ। आज जो रिपोर्ट सामने है उसमें 73% ऐसे बच्चे हैं 6 साल से कम उम्र के जिनमें खून की कमी पाई जाती है। इससे साथ साथ ही जो 66% ख़वातीन हैं जिनमें खून की कमी पाई जाती है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर ये माना जाता है कि ये 17.1% जो है सर्वे में जो पिछली बार रिकॉर्ड हुआ था 2016-15 में उसके मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। और ये जो रिपोर्ट में ये भी खुलासा है, जिस तरह से मैंने कहा है कि जो जंक फूड का इस्तेमाल हो रहा है वादी के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर ख़वातीन और साथ ही साथ बच्चों में
उसको लेकर यह माना जाता है कि उसकी वजह से खून की कमी पाई जाती है। मजीद तफसीलात के लिए श्रीनगर ब्यूरो हिमीर हिलाल हांजुरी हमारे साथ है। हिलाल, क्या कुछ मजीद है इस रिपोर्ट में? जिस तरह से पिछले एक हफ्ते से लगातार हम इस रिपोर्ट के हवाले से जानकारी दे रहे हैं, एक और सर्वे हुआ है इस हवाले से जो रिपोर्ट में कि बच्चों में खून की कमी पाई जा रही है। अगर हम 2016-15 की बात करेंगे तो उसके मुकाबले में आज सबसे ज़्यादा है, यानी कि 73% ऐसे बच्चे हैं 6 साल से कम उम्र के बच्चे जिनमें खून की कमी पाई जाती है और उसमें ख्वातीन का भी शुमार हुआ है। हाँ बिल्कुल गौहर, ये जाहिर कर रहा है कि पूरे मुल्क के अंदर जो हेल्थ है इंसानों का वो किस कदर है, क्योंकि खून की कमी पाना ये मुख्तलिफ बड़ी बीमारियों का मौजब भी फिर बन जाता है। तो इस तरह से जो एनीमिया है इसको रोकने के लिए बाज़ात तौर पर हिंदुस्तान के अंदर जो है एनीमिया मुक्त भारत जो है करने की कोशिश की गई थी, ताकि न्यूट्रिशनल फूड जो है वो ऐसे बच्चों को दिया जाए और उसके साथ साथ जो लोग हैं उनको फराहम किया जाए। और जो लेटेस्ट सर्वे आया है NFHS साल 2019 से लेकर 22 तक जो की गई है, उसमें जो डेटा दिखाया गया है वो बिल्कुल चौंका देने वाला है, क्योंकि साल 2015 के मुकाबले में ये काफी ज्यादा है। साल 2015 में लगभग हर 100 में से 53.8 लगभग 54 अफराद जो थे वो खासतौर पर बच्चे वो इस एनीमिया के शिकार थे, वो खून की कमी के शिकार थे। लेकिन जब हम यही डेटा साल 2021 में देखते हैं तो ये 58 से 73 पर पहुंच चुका है। तो इस तरह से हमारे हेल्थ का ग्राफ विजाविज एनीमिया जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के अंदर कम हो रहा है। इसी तरह से जब हम अडल्ट्स की बात करते हैं और अडल्ट्स में मर्दों के मुकाबले में खवातीन में ये एनीमिया ज्यादा उसकी कमी पाई जाती है। यानी जब 66% जो खवातीन हैं मुल्क के अंदर उनमें खून की कमी पाई जाती है, जबकि साल 2015-16 में ये जो शरह फीसद था ये 48.9, यानी हर 100 में से 49 खवातीन खून की कमी की शिकार थी। लेकिन साल 2021 में ये 66 पे पहुंच चुका है। तो यहां पर भी तकरीबन 16% का इजाफा हुआ है और इस तरह से 17.1% का इजाफा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2015 से लेकर साल 2021 में जो शरह फीसदी में तफावत है वो 17% ज्यादा हो गया है। इसी तरह से 27% जो मर्द है, हालांकि ये खवातीन और बच्चों के मुकाबले में इनमें ये शिकायतें कम आ रही हैं, लेकिन फिर भी 27% इस समाज के जो मर्द है वो खून की कमी के शिकार है। और इस तरह से जो मरकजी सरकार की जानिब से ये प्रोग्राम चला गया था एनीमिया मुक्त भारत, और जिसमें ये दावा किया जाता था कि हर साल 3% जो है कमी आ रही है इस डेटा में जो एनीमिया के शिकार हैं। लेकिन जो लेटेस्ट हमें साल 2021 के अंदर ये डेटा मिला है वो उस क्लेम को बिल्कुल मुस्तरद करता है। अच्छा जी, अगर हम इम्पोर्टेंट ये है, जब हम पिछले कई दिनों से इस नेशनल रिपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों पर गुफ्तगू करते हैं और आज जम्मू कश्मीर के इस छोटे से मामले पर हमने गुफ्तगू की। बज़ाहिर ये बहुत छोटा मामला क्या है, एनीमिया की जी खून कमी है और सरकार अपने तरीके से एक प्लान मुरतब कर रही है कि ऐसा ना हो। लेकिन जब मैं इसको और बड़े पैमाने पर खंगालता हूँ तो कैंसर की शरह में भी इजाफा है, थायराइड की शरह में इजाफा है, शुगर की बीमारी में इजाफा है और एनीमिया जो चौथी रिपोर्ट हम रख रहे हैं इसमें भी इजाफा। तो हम क्या माने कि लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया या कुछ और भी वजूहात है मुहक्किकीन और मुआलिजीन के मुताबिक जो बाइस बन रही है कि इस तरीके की बीमारियां हमारी सोसाइटी के अंदर पाई जा रही है? बिल्कुल डॉक्टर गवर, मैंने इससे पहले भी इस हवाले से हमने श्रीनगर से ये एक स्टोरी की थी कि वजूहात क्या है कि एनीमिया भी ज्यादा हो गया है, शुगर की बीमारी भी बढ़ गई है, हाइपरटेंशन बढ़ गया है और उसके साथ साथ तरह तरह की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। इसकी क्या वजूहात है? तो मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान के साथ जब हमने बहस की तो उनके साथ जब हमने बात की तो उन्होंने मल्टीपल फैक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल करार दिए। नंबर 1 उन्होंने कहा कि जो हमारा फूड है नीदर इट इज हाइजीनिक और ना ही इसमें वो कंपोनेंट है जो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, वो चीज नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि अडल्ट्रेशन काफी ज्यादा हो गई है, चाहे मसाला जात हो या बाकी खाने पीने की चीजें हो, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें भी रेस्पॉन्सिबल है। उसके साथ साथ जो पानी है, पानी जिसे हमने साफ नहीं रखा है और उसके बाद हमें उसे साफ करने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब हम लॉन्ग रन में ये केमिकल्स देते हैं तो हमें उससे नुकसान पहुंचता है। मेवा जो हम फ्रूट खाते हैं उसमें भी हमें 14 से 15 दवा पाशियां करनी पड़ती है और उसके बाद जब हमें वो मार्केट में मिलता है
तो वो एक ट्रीटेड फूड होता है, एक ट्रीटेड जो है मेवा होता है। तो वो केमिकल्स भी, वो कीमिया भी जब हमारे जिस्म के अंदर जाता है तो उससे हमारी स्ट्रेंथ जो हेल्थ की है वो कमजोर हो जाती है। एक और मसला जो बड़ा, एक ग्लोबली एक बड़ा मसला है, वो है कि माहौलियात ठीक नहीं है। जब माहौलियात में हम देख रहे हैं कि तरह तरह के टॉक्सिक गैसेस है, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि माहौलियात की आलूदगी इस कदर है कि उससे डायरेक्ट हमारे लंग्स पे असर पड़ता है। तो उससे भी जो फिर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं पूरी बॉडी को, उसमें भी जो है प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये खास चीजें बताई गई है। और अद्वियात का ज्यादा इस्तेमाल, मुझे खुद भी याद है लास्ट टाइम मैंने इस हवाले से किसी डॉक्टर साहब के साथ बात की, तो उन्होंने कहा कि जो हम ज्यादा अद्वियात भी लेते हैं तो इससे भी हमारे जिस्म की जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर से कमजोर होती जा रही है। नतीजा ये है कि जो अलग अलग इंडेक्सेस हमारे सेहत के अंदर है, चाहे खून है या बाकी लेवल्स है, तो उसमें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ जाता है। और जब उतार चढ़ाव आ जाता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि एनीमिया के लगभग 66% लोग जो है वो मुतासर हैं। जब एनीमिया किसी में हो जाता है तो उसमें ब्लड प्रेशर की कमी भी आ जाती है, तो उसमें हेडेक भी हो जाता है। हेडेक के लिए उसको दवाई लेनी पड़ती है। तो एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के नतीजे में पूरी सोसाइटी जो है वो हेल्थ के एतबार से कमजोर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, तफसीलात फराम करने के लिए कि रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ है, माहिरीन क्या कुछ कहना और कितना एहतियात बरतने की जरूरत है। छोटा सा ब्रेक जी यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कुछ कह रहे हैं। किरण रिजिजू साहब ने कल श्रीनगर के अंदर क्या कुछ कहा, कैदियों को बैरूनी रियासत मुंतकिल किया जा रहा है, कितने कैदी कहाँ पर मुंतकिल किए गए, तफसीलात आपको बताएंगे। और सदर अस्पताल के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इससे भी आपको बाखबर कराएंगे और फिर कुछ और बातें भी आपके साथ करेंगे। लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे।